नमस्कार। जीवन का महत्वपूर्ण मूल्य है सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी। और इंटेग्रिटी को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही करप्शन से लड़ने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की क्या भूमिका रहती है, आइए आज के कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। गौरतलब है कि देश भर में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है। और विजिलेंस पर बातचीत के लिए यहाँ दूरदर्शन दिल्ली स्टूडियोज में मेरे साथ 2 मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा। स्वागत कीजिए अखिल अग्रवाल जी का। नमस्कार अखिल जी, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भारतीय रेलवे से। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे श्री अनिंदो मजूमदार से। अनिंदो जी, आपका भी स्वागत है, फॉर्मर सेक्रेटरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अखिल जी, सत्यनिष्ठा के अगर जीवन मूल्य की बात करें तो इसे समाज में हम उजागर कैसे करें, इसका निर्माण, इसे सशक्त कैसे करें? देखिए, मैंने अपने पिछले 36-37 साल रेलवे में गुजारे हैं, तो हम आपको अपना रेलवे से कुछ एग्जाम्पल देके बताएंगे। हाँ जी। कि रेलवे में हम लोगों ने कैसे ये कोशिश की कि विजिलेंट हो और जो भी हमारे जो कस्टमर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको किस तरह से दिक्कत कम हो। तो सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है उसका कंप्यूटराइजेशन ऑफ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोगों ने देखा कि जब भी हम रिजर्वेशन कोई पैसेंजर कराता था, और एक तो यह है कि जैसे दिल्ली में रह के दिल्ली से बॉम्बे का करा रहा है और बॉम्बे से फिर पूना का करा रहा है, यहाँ से मैसेज भेजते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट होती थी, तो जो रिजर्वेशन करने वाले थे उनको भी दिक्कत होती थी और जो पैसेंजर्स थे उनको भी दिक्कत होती थी। यहाँ से उन्होंने बॉम्बे मैसेज भेजा, बॉम्बे मिला नहीं मिला, इंटेंशनली अनइंटेंशनली वहाँ उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो इसको दूर करने के लिए और इससे संबंधित जो भी हमारी अनियमितताएँ होती थी, आई विल नॉट से जानबूझ के होती थी या बिना जानबूझ के होती थी, पर जो अनियमितताएँ होती थी उनको हटाने के लिए हमने अपना रिजर्वेशन सिस्टम को कंप्यूटराइज़ किया। और बिलीव मी, जब से हमने रिजर्वेशन सिस्टम कंप्यूटराइज़ किया है, रिजर्वेशन की जो दिक्कतें हैं वो बिल्कुल मिनिमम हो। सारे हमारे पैसेंजर्स इतने खुश हैं, कहीं से कहीं का रिजर्वेशन कराइए। अगर 60 दिन का है तो 60 दिन पहले कभी भी करा सकते हैं, 120 दिन का है तो वो भी करा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो आजकल आधुनिक तरीके हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको हम यूज़ करें और इसको यूज़ करके हम जितनी भी इस तरह के डायरेक्ट कांटेक्ट हैं जहाँ पे हमारी जनता के साथ में, सिटीजन्स के साथ में, उनको किस तरह से हम उनको हेल्प कर सकें, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और इससे सारी जो समस्याएं हैं जिसमें कि अनियमितताएँ होती हैं और उसमें इंटेंशनल भी होती हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, डिजिटल युग है और इसमें हम तकनीक का सहारा ले सकते हैं ताकि पारदर्शिता बने। लेकिन मैं वही सवाल आपसे भी पूछूंगा कि ये सत्यनिष्ठा का भाव मानव जीवन में हम कैसे उजागर कर सकते हैं? देखिए, सत्यनिष्ठा के बारे यदि बताना है, बात करना है, चर्चा करना है, तो एक मैं बहुत साल पुराना एक इंसिडेंट के बारे बताता हूँ, गांधी जी के बारे। हाँ जी। गांधी जी, ये सभी को आज पता होगा, कोई नया जनरेशन को शायद पता नहीं है, हम लोग को तो सिखाया जाता था इसके बारे स्कूल में। तो गांधी जी स्कूल में दूसरी या तीसरी क्लास में थे, जबकि टीचर ने डिक्टेशन दिया और एक स्कूल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल आए थे, अंग्रेज। तो उनका जो टीचर था वो चाहता था कि सभी छात्र ठीक से लिखें स्पेलिंग। गांधी जी ने एक स्पेलिंग गलत लिखा था, केटल, हमें याद है, केटल वर्ड का स्पेलिंग। तो टीचर आके उसको प्रॉम्प्ट कर रहा था, ये करो, वो करो, वो करो, उधर से कॉपी करो, एकदम नहीं किया। तो वही एकमात्र छात्र रहा जिसका गलत आंसर रहा। तो उसे डांट भी पड़ा बहुत, वहाँ से भी, वहाँ से, दोनों तरफ से, बट उन्होंने सत्यनिष्ठा का मार्ग नहीं छोड़ा। ये दिस इज समथिंग विच वी नीड टू, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी जिसको बोलते हैं। मेरा करियर में भी मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं आरंभ किया था मेरा करियर अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल एरिया में। तभी का दिन, दोज डेज हम लोग का जुडिशियल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड अदर मजिस्ट्रेट्स का भी जुडिशियल पावर होता था, तो हम जुडिशियल केसेस भी ट्राई करते थे। तो ऐसे कई केसेस थे जहाँ ट्राइबल आदमी आके कबूल कर लेता था, हमने किया है गलती, हमें जो सजा है आपका कानून से आप दीजिए। हमने, और हम एज अ मैजिस्ट्रेट हम बोलते थे नहीं नहीं नहीं, आप सोचो, सिर्फ फिर से सोचो, एंड वी वांट टू प्रूव इट एक्चुअली, बिकॉज ये गलत
रॉन्ग जस्टिस ना हो, इसीलिए हम लोग कोशिश करते थे हाँ ये। बट दे स्टक, हमने गलत किया हमें सजा दो। सो दिस इज अ हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी। Yes. एंड थ्रू आउट माई 35 years of career, I have seen people, high level, low level, every level में, जैसे हमारे लोग हैं जो करप्ट भी हैं, बट देर आर पीपल, वेरी सिंपल पीपल विथ हाई इंटीग्रिटी। एक इंटरव्यू का मैं बता रहा हूँ, हाँ जी। इंटरव्यू देने के लिए कैंडिडेट्स आए थे, उनको फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट, दोज डेज होता था, फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट मिलता था। एक कैंडिडेट ने क्लेम किया ओनली सेकेंड क्लास, पर उसको बोला गया भाई तुम्हें तो बिल नहीं देना है, यू हैव जस्ट टू से दैट यू हैव ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट क्लास। हाँ जी। मैंने हमारा जो ऑफिस क्लर्क ने बताया, हाँ जी। उसने बोला कि हमने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आए, अनरिजर्व्ड कोच में आया, ये मेरा क्लेम है। सो दिस लेवल ऑफ इंटीग्रिटी इज देयर इन ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हाउएवर जैसे दिन बीत रहे जी। हैं वो संख्या कम हो रहा है, जी। ये मेरा पर ऑब्जर्वेशन है। ये जो ऑब्जर्वेशन मिस्टर मजूमदार बता रहे हैं, ये समाज में भी परसेप्शन है कि हम जानते हैं ये करप्शन के बहुत से नुकसान हैं, तो फिर कोई भी व्यक्ति आपके अनुभव में अखिल जी करप्ट प्रैक्टिस में शामिल क्यों होता है? देखिए, इसमें एक तो जैसा हमारे कोलीग मजूमदार जी ने बताया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे हमें शुरू से अपने बच्चों के जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर बहुत जोर देना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि जो आपका अपना पर्सनल इंटीग्रिटी है उसके क्या फ़ायदे हैं और वाई वी शुड मेंटेन दिस पर्सनल इंटीग्रिटी। तो मैं वही उदाहरण पे पूछना चाहूँगा, अगर गांधी जी ने केटल की स्पेलिंग गलत लिखी और उन्हें डांट भी पड़ी, तो इस पर्सनल इंटीग्रिटी से फिर उन्हें लाभ क्या हुआ? वही इंटीग्रिटी इज अ रिवॉर्ड इन इटसेल्फ, यस, दैट इज द मेन थिंग। इसमें कोई लाभ नुकसान का बात नहीं है, एक वैल्यू है जो हम स्ट्राइव करना चाहिए। तो जैसे सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की भी अगर हम बात करें, इस क्षेत्र में विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति ड्राइवर को बोल रहा है कि आपने गाड़ी चलानी है कि रोकनी है कि किस स्पीड से चलानी है, विश्वास भी एक जीवन का मूल्य है। देखिए, यही सिग्नलिंग में ये विश्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ड्राइवर को जब हरा सिग्नल दिखाई देता है तो उसे ये पता है कि उसके आगे का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ़ है जी, वो अपनी पूरी स्पीड पे जा सकता है। जी। और हम लोग सिग्नलिंग में जब भी अपने नीचे कभी इंस्पेक्शन करते थे और कभी अपने लोगों को बताते हैं तो हमेशा उनको यही बताते हैं कि जिस दिन ये विश्वास ड्राइवर के पास से ख़त्म हो जाएगा तो ड्राइवर गाड़ी कभी नहीं चला पाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सिग्नलिंग की व्यवस्था को इतनी सुचारू रूप से मेंटेन करें कि ये विश्वास ना टूट पाए। कभी कभी ऐसा हुआ है जी, कि गलत सिग्नल आ गया या ड्राइवर जो है जिस लाइन पे जाना था उसकी जगह दूसरी लाइन पे चला गया। जी, ये उदाहरण बहुत कम है और हमेशा वो ये रहता था हम लोगों का, अपने सारी ज़िंदगी में ये रहा है जी। कि अपने स्टाफ के साथ में एंड जितने भी टेक्निकल लोग हैं, जितने भी मेंटेनेंस के हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, सबका ये है कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है जी, वो इस विश्वास के साथ चला रहा है कि जब वो उसका इंजन की स्पीड 120 दिखा रहा है तो 120 है, जी, ये नहीं है कि वो 150 है 120 दिखा रहा है तो कुछ मिसअप हो सकता है। जी, बिल्कुल। तो ये विश्वास बहुत ज़रूरी है और ये विश्वास हमारे अंदर हमें जो विश्वास दिलाना है दूसरे के जी। ऊपर उसका बहुत महत्व है। जी, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम सभी कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित करते हैं जीवन मूल्यों के प्रति, वो चाहे विश्वास की भावना हो, सत्यनिष्ठा की भावना हो, कि हम जो भी कार्य करेंगे बिल्कुल इंटेग्रिटी के साथ करेंगे और जीवन की इन कोर वैल्यूज़ के साथ करेंगे। लेकिन जो आपका अनुभव रहा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में बतौर सचिव, सितंबर 2018 से लेकर अगस्त 2020 तक आप कार्यरत रहे, जो केसेस आए तो उन केसेस में करप्शन कहाँ देखी गई, हम उनसे क्या सीख ले सकते हैं कि आने वाले भविष्य में वो चीज़ें रिपीट ना हो? एक्चुअली करप्शन सीवीसी में जो केसेस आते हैं, हाई लेवल केसेस ही साधारण तौर से आते हैं। हाँ जी। और उनमें द मेन टाइप्स ऑफ जो हमारा एरिया है जिसमें करप्शन होता है वो है प्रोक्योरमेंट में, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। प्रोक्योरमेंट एक ऐसा जगह है, मैंने देयर इज़ दो टाइप्स ऑफ केसेस आते हैं। एक तो अनजाने में, people are not knowing the rules and regulations. जैसे examples I'm giving, many may not take it otherwise. हाँ जी। साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो अपना, या रिसर्चर्स जो होते हैं वो अपना साइंस में ही लगे रहते हैं,
वो नियम कानून से उनका ज़्यादा वो नहीं है, ज्ञान नहीं है। डॉक्टर्स, उनका भी दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम विद देम। आई मीन दे डोंट हैव दैट नॉलेज एंड ऑफ द रूल्स, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो डिफेंस, वैसे ये एक बात है। लेकिन यहाँ दे डोंट नो द रूल्स, उसमें गलत प्रोक्योरमेंट कर लिया। प्रोक्योरमेंट परचेजेस, इधर लोकल परचेजेस और इवन हाई एंड परचेजेस, उनको ठीक तरह से एडवाइस नहीं मिला है, तो इसके कारण ये होता है। बट अदर, सो दिस कैन बी करेक्टेड बाय ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें आप कंटिन्यूस एडुकेशन, ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रोक्योरमेंट का, ये दिस थिंग एंड सिस्टम इम्प्रूवमेंट, ये दोनों। The other area which is very this thing, it is the malafide, जिसमें गलत इंटेंशन है ऑफिसर्स और स्टाफ का है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम को तोड़ के अपना फ़ायदा निकालने के लिए, यू नो, बेनिफिट टू नॉट टू फॉलो द स्पिरिट और लॉ एंड लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ, एंड प्रोक्योर बाय फॉर पर्सनल गेन, यू नो। एंड उसमें प्रोक्योरमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव इज़ वैल्यू फॉर मनी। आप जो पैसा दे रहे हैं उससे बेस्ट वो वैल्यू मिलना चाहिए, वो ना करके अपना वैल्यू लेते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। एंड देयर आर टू टाइप्स, वन इज अगेन प्रिवेंटिव मेजर्स, सिस्टम इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए, साथ साथ उसके साथ साथ इवन प्यूनिटिव मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक रॉन्ग डूइंग को पनिश नहीं किया जाता है, देन इसका कोई फायदा नहीं होता है, बिकॉज पीपल विल ऑल थिंक ठीक है, चलता है, ये होता रहेगा, होगा, इसमें कोई। सो प्यूनिटिव थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ऑल्दो प्रिवेंटिव वन आई वुड प्रेफर। कमीशन भी ज़्यादा स्ट्रेस देता है प्रिवेंटिव के ऊपर। और ये प्रोक्योरमेंट के बारे में साहब रेलवेज के हैं, रेलवेज ने वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विच सेट अप दिस इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। और अभी बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस भी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस ई प्रोक्योरमेंट से खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट भी 3 साल आगे, जेम जिसको हम बोलते हैं, हैज स्टार्टेड। सो now things have improved, but procurement to my mind is the main source of corruption. तो अगर प्रोक्योरमेंट एक ऐसा एरिया है जहां पर करप्ट प्रैक्टिसेस देखी गई हैं इतिहास में, तो रेलवे का तो जैसे 170 साल का गौरवमय इतिहास रहा है, तो थोड़ा बताइए कि आपने क्या कदम लिए। जैसे ई प्रोक्योरमेंट की बात होती है, क्या ये पूरे देश में हो गया है, और क्या इसकी लागत काफ़ी आती है, इसको क्या हमें और बढ़ाना होगा? देखिए, ई प्रोक्योरमेंट तो अभी बहुत रीसेंट प्रोसेस है। रेलवे में प्रोक्योरमेंट बहुत पहले से होता रहा है, और रेलवे ने काफ़ी चीज़ें कोडिफाई कर दी हैं। शुरू में जब हम लोगों ने कोडिफाई किया था, तो उसमें ये था कि बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर को सिंप्लीफाई भी किया। फिर कमीशन से, जैसे हमारे कोलीग बैठे हैं मजूमदार साहब, तो इन्होंने बताया कमीशन से आदेश आते रहते हैं, उनको हम लोगों ने एक कोडिफाई किया और उनको कमीशंस को भी कोड में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि जो जब प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जब चालू हो, तो एक ही जगह पे सबको ये पता चल जाए कि क्या इसके रूल्स हैं। अच्छा। तो अगर कोई प्रोक्योरमेंट अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा है, तो उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो एक तो ये था। फिर भी हम लोगों ने देखा कि प्रोक्योरमेंट में, क्योंकि काफ़ी आदमी जितना भी रूल्स पता हों, तब भी कुछ ना कुछ रीसेंट रूल्स कभी इग्नोर कर गया या कुछ नहीं पढ़ पाया, तो इसलिए अब ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम चालू कर दिया। तो ई प्रोक्योरमेंट में सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली आ जाती हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली ही वो डिफरेंट उसके ऑफर्स को वो कर देते हैं, एवेल्युएट कर दिया जाता है। तो जैसे बहुत से महकमे हैं, रेलवेज एक हुआ, और कौन कौन से महकमे सीवीसी के दायरे में आते हैं, और फिर जैसे दिल्ली में तो आयोग है जिसके आप सचिव रहे, कैसे चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स हैं, पूरा मैकेनिज्म कैसे है कि हम विजिलेंस रख सकें? हमारा आपको पता होगा, बट दर्शकों के लिए मैं फिर से एलेबोरेट करता हूँ। हर मेजर ऑर्गेनाइजेशन में चीफ विजिलेंस ऑफिसर का एक पद होता है। सीनियर ऑफिसर होते हैं, कोई जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, अदरवाइज डायरेक्टर लेवल के होते हैं, इवन कभी कभी डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के होते हैं। तो इनका काम ये है टू हेड द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। 2 टाइप ऑफ काम है। जो कंप्लेंट्स हैं, मुख्यतः यही होता है, कंप्लेंट्स जो आते हैं उनको जांच करके उनके ऊपर एक अपना ओपिनियन दे के फर्दर आगे का कार्रवाई इनिशिएट करना। दूसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो है प्रिवेंटिव विजिलेंस के ऊपर और सिस्टम इम्प्रूवमेंट करने के लिए। सिस्टम इम्प्रूवमेंट से हम ये मीन करते हैं कि हर जैसे करप्शन का जो स्कोप जितना कम से कम किया जाए, ई प्रोक्योरमेंट इज़ वन।
then there are so many other generally e-governance इस देश में 2003 से स्टार्ट हुआ दिस प्रैक्टिस विभिन्न रेलवेज इज वन ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट्स बट नाउ वर्चुअली एवरी स्टेट गवर्नमेंट्स में भी कर्नाटका ने ई भूमि आरंभ किया, आंध्र प्रदेश ने ई सेवा, अभी लगभग सभी स्टेटों में ये ई गवर्नेंस हैज स्टार्टेड। जबकि पहले हमारे ट्रेडिशनली क्या प्रॉब्लम होता था, गांव में आपको पट्टा लैंड के डॉक्यूमेंट लेने में बहुत प्रॉब्लम होता था, पुलिस में थाना में प्रॉब्लम होता था। दीज आर ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ करप्शन इन आवर सोसाइटी। हम पहले से पटवारी, थानेदार, रेलवे, दीज आर द ओल्ड दिस थिंग। सो दिस वाज, बट दैट डजंट मीन दीज आर द ओनली वंस। नाउ ऑल ओवर मेनी अदर डिपार्टमेंट्स ऐसे। नाउ व्हाट हैपेंस इज ई गवर्नेंस करने से इंटरफेस बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट इज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें कोई there is very less scope of corruption, and virtually every department has started. मैं कलकत्ता पोर्ट में भी था बहुत साल पहले, 10 साल पहले। There also we used to see this, जब human interface होता है there is a problem, but the more and more you have e-governance systems you will be able to reduce corruption, and in fact ये तो बाहर में बहुत सारे देशों में ऐसा ऑलरेडी हो रहा है। जी बिल्कुल। भारतीय रेलवेज की बात करें तो वहाँ पर तो मल्टीपल चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स हैं। भारतीय रेलवे में जितने जोन्स हैं, हर एक जोन में एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर है। और चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज़्यादातर जोन्स में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर है, जैसा हमारे साहब ने बताया है। तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स हर एक जोन में चीफ विजिलेंस ऑफिसर की हैसियत से तैनात हैं। उनके नीचे पूरा एक महकमा है जिसमें डिप्टी चीफ विजिलेंस ऑफिसर, विजिलेंस इंस्पेक्टर एंड इंक्वायरी ऑफिसर्स वगैरह हैं, और वो ये सब देखते रहते हैं कि सारा डिपार्टमेंट में जो काम है वो ठीक तरह से चल रहे हैं, सारे इंस्ट्रक्शन ठीक तरह से फॉलो हो रहे हैं, जो कमीशन से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो रेलवे बोर्ड से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, वो ठीक तरह से फॉलो हो रहे हैं। जी। और मौजूदा दौर में डिजिटल युग में जहाँ तकनीक हमारी मदद के लिए है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस में नए पैटर्न क्या दिख रहे हैं? क्योंकि जैसे पिछले दशक 2 दशक में बैंक फ्रॉड्स की कई बात हुई, तो कुछ नए पैटर्न भी हैं अपराध के। हाँ, पैटर्न देखिए, ह्यूमन माइंड इज इंजेन्युअस। ह्यूमन माइंड सोचता रहता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। सो पैटर्न्स आर ऑलवेज देयर, बट आजकल टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका हम प्रयोग अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, एक्चुअली शुड स्टार्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, इससे प्रिवेंट ये सब पर्टिकुलरली फाइनेंशियल क्राइम्स कैन बी प्रिवेंटेड। तो ये पर्टिकुलरली हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो होते हैं, इसमें सतर्कता तो है ही जरूरी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो आपने पूछा है पैटर्न, विच टाइप ऑफ क्राइम, हाउ द सिस्टम इज टू बी बीटन, ये सब टेक्निक्स, इफ यू हैव counter techniques with you, that is artificial intelligence, data analytics, you can tackle these. तो हम ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन हमें मालूम है डिसेंट्रलाइज्ड है, बहुत सुरक्षित भी है, या क्लाउड कंप्यूटिंग की बात होती है, अकाउंटिंग की बात हो रही है। जैसे रेलवेज़ में ही हमें बचपन से अकाउंट्स में पढ़ाया जाता है एक्रूअल सिस्टम इज़ बेटर, लेकिन रेलवेज़ ने तो बहुत लंबे समय तक कैश अकाउंटिंग भी रखी। तो इन पे फिर अब जो टेक्निक है, इनको और धीरे धीरे ज़्यादा अपनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा, क्योंकि रेलवे में अभी एक अकाउंटिंग रिफॉर्म हुआ है। हाँ जी। और उस रिफॉर्म में इस बात पे काफ़ी डिस्कशन किया गया कि एक्रूअल सिस्टम पे हो या कैश अकाउंटिंग हो, और उसको पूरा डिजिटाइज़ किया गया। पहले रेलवे का अकाउंटिंग सिस्टम डिजिटाइज नहीं था, पहले रेलवे का पर्सनल सिस्टम डिजिटाइज नहीं था। अगर किसी से आप पूछे कि रेलवे में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो पता लगाने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। आप जोनल रेलवे से बात करेंगे, जोनल रेलवे डिवीज़न रेलवे से बात करेगा। तो अब वो एक सिस्टम हम लोगों ने ERP का एक सिस्टम लगा रहे हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग सिस्टम पूरा डिजिटाइज हो रहा है, हमारे एसेट मैनेजमेंट सिस्टम पूरा डिजिटाइज हो रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये बहुत पावरफुल है। आजकल आप देखिए, जो साहब ने बताया फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए, जितना हमारे इनकम टैक्स हैं, जितना हमारे सर्विस टैक्स है, ये सारे सिस्टम जो हैं डिजिटाइज हो गए हैं। और डिजिटाइज होने के बाद में दे आर कनेक्टिंग ईच अदर। आप अगर इनकम टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं तो बिजनेसमैन है तो सर्विस टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं, या सर्विस टैक्स दे रहे हैं तो इनकम टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं। तो दीज आर वेरी पावरफुल, एंड अगर हम इसको यूज़ करेंगे, एंड ये बड़ा अच्छी बात है कि हमारे देश में डिजिटाइजेशन होने लगा है, यूज़ होने लगा है। बिल्कुल, आपने टैक्स की बात की, और क्योंकि टैक्स पेयर से पैसा देते हैं, पब्लिक फाइनेंसेस हैं, तो पब्लिक फाइनेंस में अकाउंटेबिलिटी और कैसे बढ़ाएं? Accountability can increase by
एक तो देखिए अकाउंटेबिलिटी नॉट ओनली इन पब्लिक फाइनेंस इन जनरल, you have to take one of the ways. There is one thing, you have to take action. Unless you are held accountable for any lapses of a malified nature, then you will get away with it. This sort of thing, accountability, one of the major ways of enforcing is the person has to be answerable. जिसने गलती किया है, I mean, I'm sorry, ये sound कर रहा है this thing. नहीं, वो जरूरी है. It is important. पर if you have a very only you talk of generally ये करना है वो करना है, but you don't take action. Right. क्या सिग्नल आप देंगे? तो आयोग में लगभग साल भर में कितनी कंप्लेंट्स आती हैं जिस पे आप अमल करते हैं, और क्या पेंडेंसी रेट कम है, क्या एक्शन लिया गया? हाँ, पेंडेंसी रेट कम हो गया है लेटली बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्शन हैव बीन टेकन, बट आई मीन एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है नहीं. But complaints keep, problem is complaints come from all type of people. Some are not concerned with the commission. इतने सारे कंप्लेंट आते हैं, कोई कंप्लेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहता है. हमारा जुरिस्डिक्शन आपको पता है जी, कमीशन आयोग का जुरिस्डिक्शन, हमारा बोलना नहीं चाहिए, मैं अभी आयोग से सेवानिवृत्त हो गए. तो ये जो कमीशन में द टाइप ऑफ कंप्लेंट्स दैट कम, Commission is only dealing with Group A officers मूलतः, but complaints come from about everybody. Then लोग सोचते हैं ये grievance redressal mechanism है, तो लोग अपना अपना grievance भी देते हैं. So huge number. तो out of that only a solid number of complaints we look into very seriously, and उस पे कार्रवाई होता है. उसमें कार्रवाई, as I said, Commission is a advisory body. Commission advice देता है, बाकी डिपार्टमेंट्स को उसका और कमीशन भारत सरकार के किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इंडिपेंडेंस है, एवं हम बट सरकार के अंदर ही है, विद इन द गवर्नमेंट सिस्टम, बट इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द CVC एक्ट ऑफ 2003. तो चलते चलते जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि ये सप्ताह सतर्कता का है, तो आप क्या कहेंगे यदि उनके पास कोई सुझाव है, चाहे किसी विभाग के लिए हो, आयोग के लिए हो, तो वो संपर्क भी कर सकते हैं? देखिए, आजकल जहाँ तक रेलवे की बात है या इवन CVC की बात है, सारे टेलीफोन नंबर्स, सारे ईमेल्स पब्लिश किए जाते हैं कि आपके पास कोई कंप्लेंट है या अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप उन पे कीजिए. एंड अगेन बिलीव मी, जब भी हमारे पास में या तो कंप्लेंट आती है या सुझाव आते हैं, उन पे डेफिनेट एक्शन होता है. कुछ लोग ये समझते हैं कि उन्होंने कंप्लेंट किया कोई एक्शन नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है. इन्वेस्टिगेट होता है, इन्वेस्टिगेट होने के बाद ये हो सकता है कि कंप्लेंट गलत हो, ये हो सकता है कि उसमें कुछ ना निकला हो, ये भी हो सकता है कि कंप्लेंट सही है और उसके अगेंस्ट में जो भी उसका पनिशमेंट है या जो भी उसका करेक्टिव मेजर्स है वो ज़रूर लिया जाता है. तो इसलिए पब्लिक को सतर्क रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और पब्लिक अगर सतर्क रह के हम लोगों को पॉजिटिव फीडबैक देती रहे. जैसे साहब ने बताया कि इतने सारे अगर कंप्लेंट्स आ जाएं कि आपको पता ही नहीं चले कि कौन सी अच्छी, कौन सी ठीक हैं और कौन सी एक्शनेबल कंप्लेंट हैं, तो बहुत मुश्किल है. अगर पब्लिक एक्शनेबल कंप्लेंट बताती रहे तो ये तो कमीशन के लिए, रेलवे के लिए, किसी भी विभाग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी इम्प्रूवमेंट करने. जी बिल्कुल. और विजिलेंस अवेयरनेस वीक की क्योंकि थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत, तो चलते चलते क्या आप एडवाइस करेंगे कैसे हम सभी बतौर समाज सतर्कता बरतें ताकि समृद्ध भारत बन सके? मैं तो सभी को आवेदन करता हूँ, सभी से आवेदन करता हूँ कि इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरकार का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई एक विभाग का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आयोग का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरा समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सभी लोग ये सत्यनिष्ठा से काम करें और अपना अपना एरियाज़ में अपना इम्प्रूव करें कि कैसे हम इस मैंने करप्शन को टैकल कर सकते हैं. और एज अग्रवाल साहब ने जस्ट बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जैसे आप सतर्क रहें और रिस्पॉन्सिबल, आप भी अपना जिम्मेदारी समझें और उसको निभाइए. और यदि आपके सामने करप्शन हो रहा है, कंप्लेंट कीजिए. विसल ब्लोअर मैकेनिज्म है हमारे कमीशन का, उसमें कंप्लेंट करें, लेकिन इररिस्पॉन्सिबली मत कीजिए, फ्रिवलस कंप्लेंट मत कीजिए. तो मेरा आवेदन है कि लोग करप्शन को से लड़ें, डरे नहीं, और मैंने हार मत मानिए, लड़ते रहिए. कभी सफल हो सकते हैं, कभी थोड़ा सफल हो सकते हैं, कभी एकदम नहीं सफल, बट
होंगे, ओवरऑल हम कामयाब होंगे। जी बिल्कुल सही आपने कहा। तो चाहे करप्शन से लड़ने की बात हो या फिर कोविड-19 पैंडेमिक से, बहुत ज़रूरी है कि हम अपना बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखें और हम सतर्क भारत, समृद्ध भारत के लिए योगदान दें। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए आनंद जी आपका, अखिल जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। So stay safe, stay healthy, and do contribute to combat corruption. Thank you for watching.